केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, समितियां, संसद। राष्ट्रपति हमने खत्म कर दिया है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में इसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। निर्वाचन। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। अतः यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों में भिन्न है। पहला, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन भिन्नताओं की व्याख्या करते हुए कहा, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। उसमें केंद्र तथा राज्य दोनों की प्रशासन करने की शक्तियां निहित हैं। इस प्रकार उसके चुनाव में यह आवश्यक है कि न केवल संसद के सदस्य अपितु राज्य विधायिका के सदस्य भी भाग लें। परंतु उपराष्ट्रपति के कार्य समान नहीं है। उसका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। यह एक विरल अवसर होता है, और वह भी अल्पकालीन समय के लिए, जब उसे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं लगता कि राज्य विधायिका के सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए, किंतु दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति के चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण और द्वारा अनुभुक्त मतदान से होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक, राज्य के विधायक भाग लेते हैं, इसमें उपराष्ट्रपति में नहीं लेते हैं। अर्हताएं। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 1952 से 2012। 1952 डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 1957 डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 1962 डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर राधाकृष्णन निर्विरोध हुआ था। इसके बाद जाकिर हुसैन के विरोधी हैं एन सामंत सी। 1964 वी गिरी। प्रोफेसर हबीब। 1969 जी.एस. पाठक। एच.वी. कामत। 1974 बी.डी. जत्ती। एन.ई. होरो। 1979 एम. हिदायतुल्लाह निर्विरोध हुआ थे भी। 1984 आर. वेंकटरमण। बी.सी. काम्बली। 1987 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध। 1992 के आर नारायणन। काका जोगिंदर सिंह विरोधी। 1997 कृष्णकांत विरोधी। सुरजीत सिंह बरनाला। 2002 बी.एस. शेखावत। सुशील कुमार शिंदे। 2007 मोहम्मद हामिद अंसारी। नजमा हिप्तुल्ला। 2012 मोहम्मद हामिद अंसारी। जसवंत सिंह। 2017
2017 एम वेंकैया नायडू। अब उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। एम वेंकैया जगदीप धनखड़ वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो, किंतु एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते, इसलिए वह उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के योग्य होते हैं। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होना चाहिए। जिस प्रकार राष्ट्रपति में 50 प्रस्ताव और 50 अनुमोदक होते हैं, इसमें 20 प्रस्ताव और 20 अनुमोदक होता है। जिस प्रकार T20 उपराष्ट्रपति T20 कर सकते हैं और राष्ट्रपति को वनडे मैच 50-50 को होता है और T20 में 20-20 में इसमें 20 प्रस्ताव 20 अनुमोदक 50 प्रस्ताव 50 अनुमोदक। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है। शपथ या प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पद पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। उपराष्ट्रपति पद की शर्तें। संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति पद हेतु निम्नलिखित 2 शर्तें निर्धारित की गई हैं। पहला, वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसने अपनी उस सदन की सीट को रिक्त कर दिया है। वह किसी लाभ के पद पर न हो। पद अवधि। उपराष्ट्रपति की पद अवधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होता है। हालांकि वह अपनी पद अवधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उसे अपने पद से पद अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात सदन की कुल सदस्यों का बहुमत, और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन का अग्रिम नोटिस न दिया गया हो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में उसे हटाने हेतु कोई आधार नहीं है। उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पद अवधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे। वह उस पद पर पुनर्विचार के योग्य भी होता है। वह इस पद पर कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है। पद रिक्तता। उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित प्रकार से रिक्त हो सकता है। पहला, उसकी 5 वर्षीय पद अवधि की समाप्ति होने पर, उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर, उसे बर्खास्त करने पर, उसकी मृत्यु पर। अन्यथा उदाहरण के लिए यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य हो तो उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो। जब पद रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तब उस पद को भरने हेतु उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, उस स्थिति में शीघ्र चुनाव कराने चाहिए। नया चुना गया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। मृत्यु होगा, त्यागपत्र होगा, निष्कासन में जो चुनाव होगा वो 5 वर्ष के लिए वैध होगा, और जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो भी रहेगा। उसके पहले अगर चुनाव विवाद। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं व विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात जब निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त हो। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, वे प्रभावशाली रहेंगे। शक्तियाँ और कार्य। उपराष्ट्रपति के कार्य दोहरे होते हैं।
महिला वह राज्यसभा के प्रदेश सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियाँ व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति भी होती हैं। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। वह भी सीनेट अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्य को करने में असमर्थ हो तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उसकी कर्तव्यों का निर्वाह करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य नहीं करता। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वहन उपसभापति द्वारा किया जाता है और इस स्थिति में उसे राष्ट्रपति को मिलने वाले सभी वेतन भत्ते मिलते हैं। भारत एवं अमेरिका उपराष्ट्रपतियों की तुलना। यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, परंतु इसमें काफ़ी भिन्नता है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है। दूसरी ओर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता। वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि नए राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले। उक्त बातों से स्पष्ट है कि संविधान ने उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप उसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपे हैं। अतः कुछ लोग इसे हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहते हैं। यह पद भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए सृजित किया गया है। परिलब्धियाँ। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियाँ आदि की व्यवस्था नहीं है। उसे जो भी वेतन मिलता है वह राज्यसभा का प्रदेश सभापति होने के कारण मिलता है। 2008 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन 40,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 प्रति माह कर दिया। नहीं तो 2018 के बाद 4 लाख रुपए हैं। इसके अलावा उसे दैनिक भत्ता, निःशुल्क पूर्ण सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा एवं अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाले वेतन नहीं पाता है, अपितु उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते आदि मिलते हैं। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति। 64 उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का प्रदेश सभापति होना। 65 उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियाँ अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 68 उपराष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारित तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले। इस प्रकार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, न कि राज्यसभा के सभापति के रूप में ही रहता है। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव निहित होती हैं। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है,
अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उससे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग प्रथम बार 1979 में किया गया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाला जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद चरण सिंह गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। एक स्थिति और भी है जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव व नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है। जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो। ऐसा तब हुआ जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा किया। इसमें क्या हुआ था, 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी तो राजीव गांधी को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बना, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया गया और बाद में इसको बहुमत हासिल करने के लिए बोला गया, यहाँ से दिखाया गया। नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा किया। बाद में कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना। हालांकि किसी निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु पर यदि सत्ताधारी दल एक नया नेता चुनता है तो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। सन 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री नियुक्ति करनी चाहिए और तब एक यथोचित समय सीमा के भीतर उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। उदाहरण के लिए चरण सिंह 1979, वीपी सिंह 1989, चंद्रशेखर 1990, पीवी नरसिम्हा राव 1991, अटल बिहारी वाजपेयी 1996, HD देवेगौड़ा 1996, के गुजराल 1997 और पुनः अटल बिहारी वाजपेयी 1998 इसी प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य न हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि ये कोई भी जनता, सामान्य जनता 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। इस समय अवधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेगा। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी 1966, देवेगौड़ा 1996 तथा मनमोहन सिंह 2004 और 2009 में राज्यसभा के सदस्य थे। दूसरी ओर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना ही चाहिए। शपथ, पदोन्नति एवं वेतन। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति से पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। पहला, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ के रूप में कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
प्रधानमंत्री के कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा अथवा त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। वह संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त वह व्यय विषयक भत्ते, मुफ्त आवास, यात्रा भत्ते, स्वास्थ्य आदि भी प्राप्त करता है। सन 2001 में संसद में उसके व्यय विषयक भत्तों को 1500 से बढ़ाकर 3000 प्रति माह कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की कार्य व शक्तियाँ। प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। मंत्रिपरिषद के संबंध में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ निम्न हैं। वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालयों आवंटित करता है और उनमें फेरबदल करता है। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णय को प्रभावित करता है। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित निर्देशित करता है और उनमें समन्वय रखता है। वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है। वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। उसका दायित्व यह है कि वह संघ के कार्यपालिका की प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वही दे। और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री राज्यपाल को जानकारी देता है। वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। इस संबंध में वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्र अवसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अन्य शक्तियाँ: वह योजना आयोग, अब नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरजातीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है इत्यादि। और इसमें ये भी शामिल होता है जो मंत्री का पद नहीं खाली होते हैं या सौंपे नहीं होते हैं, वो सब प्रधानमंत्री के अंडर में ही होता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निभाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा, हमारे संविधान के अंतर्गत
कार्यकाल की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री न कि राष्ट्रपति। जिस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं, भारत में प्रधानमंत्री होता है। भूमिका का वर्णन। कई प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्रियों एवं संविधान विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री की भूमिका की, विशेष रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका के संदर्भ में इसकी व्याख्या की है। इनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। लॉर्ड मार्ले, उन्हें प्रधानमंत्री का वर्णन समान के बीच प्रथम तथा कैबिनेट रूपी चाप के मुख्य प्रस्तर के रूप में किया है। वे कहते हैं कैबिनेट का प्रमुख सम्मान लोगों के बीच श्रेष्ठ होता है तथा वह उस पद को धारित करता है जो काफी दायित्वपूर्ण होता है। वह देश का सबसे प्रमुख प्राधिकारी होता है। रॉबर्ट मैरिसन, सरकार के मुखिया के रूप में वह सबसे प्रमुख हैं, लेकिन आज उसके दायित्व में काफी परिवर्तन आया है। सर विलियम वर्नर हार्टकोट, उन्होंने प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी है। जेनकिंस, वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। वह संविधान का सबसे मुख्य आधार है। संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर से जाने जाते हैं। इस प्रकार सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं, इसी प्रकार प्रधानमंत्री चारों ओर उसके मंत्री होते हैं। तारों के बीच चंद्रमा, जिस प्रकार तारों के बीच चंद्रमा चमकदार होता है, इसी प्रकार प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों में प्रमुख या चमकदार होता है। एजेलॉस्की, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट के संबंधों पर वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री इसके निर्माण का केंद्र बिंदु, इसके जीवन का केंद्र बिंदु एवं इसकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऐसी धुरी बताया इसके इर्द गिर्द संपूर्ण सरकारी मशीनरी घूमती है। HRG ग्रीव्स, सरकार देश की प्रमुख है और वह प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। सरकार देश का प्रमुख है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। मुनरो ने प्रधानमंत्री के लिए कहा वह राज्य की नौका का कप्तान है। रमजे म्योर, राज्य के जहाज का मल्लाह कहा है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण और अहम होती है कि देखने वाले इसे प्रधानमंत्री सरकार कहते हैं। इस प्रकार RH कासमैन कहते हैं युद्ध के पश्चात कैबिनेट सरकार प्रधानमंत्री सरकार से पूर्णतः परिवर्तित हो गई है। इसी प्रकार हम्फ्रे बर्कले कहते हैं संसद प्रायोगिक रूप से संप्रभु नहीं है, संसदीय लोकतंत्र अब ढह चुका है। ब्रिटिश व्यवस्था का प्रमुख दोष प्रधानमंत्री की सुपर मिनिस्ट्रियल शक्ति है। यही व्याख्या भारत के संदर्भ में भी सही है। राष्ट्रपति के साथ संबंध। पहले अनुच्छेद से संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संबंध निम्नलिखित बंद है। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति इस पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अर्थात जब संसद कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है, राष्ट्रपति उस पर विचार कर सकता है और उसे पुनः वापस भेज सकता है, परंतु दोबारा भेजने पर उसे लागू करना पड़ता है। अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री की नियुक्तियां राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं संघ के कार्यकलाप के प्रसारण संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने 6 लोग हैं इसमें: मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, VP सिंह, PV नरसिम्हा राव, HD देवेगौड़ा एवं नरेंद्र मोदी अपने राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई तत्कालीन
बम्बई राज्य की 1952 से 56 की अवधि तक मुख्यमंत्री थे, जो मार्च 1977 में देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के 1967 से 68 तथा पुनः 1970 में मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में प्रधानमंत्री बने। दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बाद में वे 1991 से 96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने जून 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार का मुखिया चुना गया। नरेंद्र मोदी भाजपा मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वे 2001 से 2014 तक 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। अनुच्छेद प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना। 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन। 78 प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। संविधान में संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत विस्तार से नहीं लिए गए हैं, परंतु दो अनुच्छेद 74 एवं 75 में इसके बारे में संक्षिप्त और सामान्य वर्णन है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, हड़ताई, शपथ एवं वेतन आदि भत्ते संबंधित है। संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा, तथा यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह एक बार मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति उसकी सलाह एवं अनुसार कार्य करेगा। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इस उपबंध का समावेश 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा किया गया है। संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेम पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। 6 माह का समय दिया जाता है, अगर उसके बाद भी नहीं जाता उसकी सदस्यता समाप्त कर दिया जाता है। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अनुच्छेद 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी और उसी प्रकार अभिव्यक्त होगी। राष्ट्रपति के नाम से पारित आदेशों तथा अन्य दस्तावेजों को इस प्रकार अधिप्रमाणित किया जाएगा, जैसा कि
राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट हो। इसके अतिरिक्त इस प्रकार अधिप्रमाणित किए गए किसी आदेश अथवा प्रपत्र को वैधता पर इस आधार पर कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा कि उक्त आदेश अथवा प्रपत्र राष्ट्रपति द्वारा निर्मित अथवा निष्पादित है। राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्यवाहियों को और सुगम बनाने के लिए साथ ही मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करने के संबंध में नियम बनाएंगे। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों तथा विधायन के प्रस्तावों के बारे में सूचित करे कि संघ के प्रशासन आदि के संबंधित मामलों तथा प्रस्तावित विधायकों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाएं प्रेषित करें। यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे मामले पर जिसमें कि किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है लेकिन जिस पर मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है उसे मंत्रिपरिषद के विचारार्थ भेज दें। अनुच्छेद 88 सदन में मंत्रियों के अधिकार। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने अथवा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। उसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया हो की बैठक में भी भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है। 42वें एवं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उसके परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिए गए हैं। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। यह उपबंध राष्ट्रपति या मंत्रियों के बीच एक अंतरंग और गोपनीय संबंधों पर बल देता है। 1971 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोकसभा के विघटन होने के पश्चात भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। अनुच्छेद 74 अनिवार्य है, अतः राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सहायता एवं सलाह के नहीं कर सकता। बिना सलाह एवं सहायता के कार्यकारी मंत्रियों द्वारा किया गया कोई भी कार्य असंवैधानिक होगा और यह अनुच्छेद 74 का उल्लंघन माना जाएगा। पुनः 1974 में न्यायालय ने कहा जब भी संविधान को राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता होगी, यह संतुष्टि राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि न होकर मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होगी, जिसकी सलाह और सहायता पर राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग और कार्य करता है। मंत्रियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकते हैं जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। सामान्यतः लोकसभा या राज्यसभा से ही संसद सदस्यों की मंत्रिपरिषद पर नियुक्ति होती है। कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री पद पर सुशोभित होता है तो उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। निर्वाचन से अथवा नामांकन से, नहीं तो उसका मंत्री पद रद्द कर दिया जाता है। एक मंत्री को जो संसद के किसी एक सदन का सदस्य है, दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, परंतु वह उसी सदन में मत दे सकते हैं जिसका वह सदस्य है। मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं उनका वेतन। मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अपनी शपथ में वह कहता है, भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा, अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरण से निर्वहन करूंगा, भय या पक्षपात अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करूंगा।
अपनी गोपनीयता की शपथ में मंत्री शपथ लेते हैं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अतः मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मतलब गोपनीयता को बनाए रखना है। सन 1990 में देवीलाल द्वारा उप प्रधानमंत्री की शपथ को इस आधार पर चुनौती दी गई कि वह असंवैधानिक है और संविधान में केवल प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का उपबंध है। उच्चतम न्यायालय ने इस शपथ को वैध ठहराया और कहा किसी व्यक्ति की उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति केवल व्याख्यात्मक है और ऐसी व्याख्या उसे प्रधानमंत्री की कोई शक्ति प्रदान नहीं करती है। इसमें कहा गया कि किसी मंत्री की उप प्रधानमंत्री अथवा अन्य किसी प्रकार के मंत्री जैसे राज्य मंत्री अथवा उप मंत्री के रूप में व्याख्या जो कि संविधान में वर्णित नहीं है उसके द्वारा ली गई शपथ को अवैध घोषित नहीं करती यदि उसके द्वारा ली गई शपथ का वास्तविक भाग सही है। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि जो संविधान में वर्णित है कि संविधान में वर्णित नहीं है उसके द्वारा ली गई शपथ को अवैध घोषित नहीं करती। राज्य मंत्री अथवा उप मंत्री के रूप में व्याख्या जो संविधान में वर्णित नहीं है उपराष्ट्रपति शपथ संविधान में वर्णित नहीं है तो इस शपथ का वास्तविक भाग सही है तो उसके द्वारा ली गई शपथ को अवैध घोषित नहीं करते यदि उसके द्वारा ली गई शपथ का वास्तविक भाग सही है। इसका तात्पर्य संविधान में वर्णित नहीं है तो जो इसका शपथ ले रहे हैं उसका वास्तविक भाग सही है। वास्तविक भाग सही है तो वर्णित नहीं उसके ली गई शपथ को अवैध घोषित नहीं करता है। संविधान में वर्णित नहीं है तो अवैध घोषित नहीं होगा। मंत्रियों के वेतन व भत्ते संसद समय समय पर निर्धारित करती है। एक मंत्री एक संसद सदस्य को दिए जाने वाले वेतन व भत्ते प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त वह व्यय विषयक भत्ते उसके पद के अनुसार मुफ्त आवास यात्रा भत्ता स्वास्थ्य सुविधा आदि प्राप्त करता है। सन 2001 प्रधानमंत्री के व्यय विषयक भत्ता बढ़ाकर 15 से 3,000 रुपये प्रति माह, केंद्रीय मंत्री के लिए 1,000 से 2,000 रुपये प्रति माह, राज्य मंत्री के लिए 500 से 1,000 रुपये और उप मंत्री के लिए 300 से 600 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों अन्य मंत्रियों के लिए बाध्यकारी हैं यहाँ तक कि यदि मंत्रिमंडल की बैठक में उनके विचार इसके विरुद्ध हो। सभी मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि वो मंत्रिमंडल के निर्णय को माने तथा संसद के बाहर और भीतर उसका समर्थन करें। यदि कोई मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है और उसके लिए तैयार नहीं है तो उसे त्याग पत्र देना होगा। पूर्व में कई मंत्रियों ने मंत्रिमंडल के साथ अपने मतभेद के चलते कई बार त्याग पत्र दिए हैं। उदाहरण के लिए 1953 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पर अपने साथियों के साथ मतभेद के चलते त्याग पत्र दे दिया था। CD देशमुख ने राज्यों के पुनर्गठन की नीति पर मतभेद के कारण त्याग पत्र दे दिया था। आरिफ मोहम्मद ने मुस्लिम महिला तलाक से बचाव का अधिकार अधिनियम 1986 के विरोध में त्याग पत्र दे दिया था। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। विचारों में मतभेद के कारण अथवा किसी मंत्री के कार्यों से संतुष्ट न होने के कारण प्रधानमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। इस शक्ति के प्रयोग द्वारा प्रधानमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम की सिद्धि कर सकता है। वही है अगर मंत्रियों के समूह द्वारा निर्णय लिया गया है तो किसी अन्य मंत्रियों को उसका पालन करना पड़ता है, नहीं तो प्रधानमंत्री उसको बर्खास्त करा सकता है। इस संदर्भ में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा पाया सामूहिक उत्तरदायित्व केवल प्रधानमंत्री की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जब तक कि हम ऐसे कार्यालय को निर्मित न करें और उसे मंत्रियों को नामित और बर्खास्त करने की शक्तियाँ प्रदान न करें सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं हो सकता।
जब तक कि हम ऐसे कार्यालय को निर्मित न करें और उसी मंत्रियों को नामित और बर्खास्त करने की शक्ति प्रदान न करें, सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं हो सकता। कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। ब्रिटेन में सार्वजनिक कार्यों के लिए राज्य का प्रत्येक आदेश मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित होता है। यदि वह आदेश किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका उत्तरदायित्व मंत्री पर होता है तथा वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ब्रिटेन में यह मुहावरा विधिक रूप से मान्य है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता, अतः उस पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरी ओर भारत में संविधान में किसी भी मंत्री के लिए किसी भी प्रकार की विधिक जिम्मेदारी का कोई उपबंध नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा जनहित में जारी किसी आदेश पर कोई मंत्री प्रति हस्ताक्षर करे। यहाँ तक कि मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई किसी सलाह की जांच भी न्यायालय के क्षेत्र से बाहर है। मंत्रिपरिषद की संरचना। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। उनके बीच का अंतर है उनका पदक्रम, वेतन तथा राजनीतिक महत्व। इन सभी मंत्रियों का प्रमुख प्रधानमंत्री है जो सरकार का उच्चतम कार्यकारी है। कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश व अन्य मंत्रालय होते हैं। वे कैबिनेट के सदस्य होते हैं और इसकी बैठकों में भाग लेते हैं तथा नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः इनके उत्तरदायित्व की परिधि संपूर्ण केंद्र सरकार पर है। राज्य मंत्रियों को मंत्रालय विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है अथवा उन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जा सकता है। सहयोग के मामले में उन्हें कैबिनेट मंत्री के मंत्रालय के विभागों का प्रभार दिया जा सकता है अथवा मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जा सकता है। दोनों ही मामलों में वे कैबिनेट मंत्री की देखरेख, सलाह तथा उसकी जिम्मेदारी पर कार्य करते हैं। स्वतंत्र प्रभार के मामले में वे अपने मंत्रालय का कार्य कैबिनेट मंत्री की तरह ही पूरी शक्ति व स्वतंत्रता से करते हैं। हालांकि वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं तथा उनकी बैठक में भाग नहीं लेते। वे तब तक बैठक में भाग नहीं लेते जब तक उन्हें उनके मंत्रालय से संबंधित किसी कार्य हेतु विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया जाए। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में तोखन साहू को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है आवास संबंधी। वो राज्य में सांसद बने, फिर सांसद से कैबिनेट मंत्री। इस क्रम में अगला क्रम उप मंत्रियों का है। उन्हें मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। उन्हें कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनैतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते तथा कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। उप मंत्रियों का कार्य है सहायता देना, जो सांसदीय कार्यों में सहायता। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मंत्रियों की एक और श्रेणी भी है जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है। वे मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी भी आते हैं, जिसे मंत्रालय भी कहा जाता है। उनके पास कोई विभाग नहीं होता है। वे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त होते हैं। हालांकि 1967 से राजीव गांधी की सरकार ने प्रथम विस्तार को छोड़कर कोई भी संसदीय सचिव नियुक्त नहीं किया गया है। मंत्रिमंडल की भूमिका। यह हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। यह केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग है। यह केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी है। यह केंद्रीय प्रशासन की मुख्य समन्वयक है। यह राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है तथा इसका परामर्श उस पर बाध्यकारी है। यह मुख्य आपदा प्रबंधक है और सभी आपातकालीन स्थितियों से निपटती है। यह सभी बड़े विधायी और वित्तीय मामलों से निपटती है। यह उच्चतम स्तर पर जैसे संवैधानिक अधिकारियों और वरिष्ठ सचिवालयों प्रशासकों की नियुक्ति को नियंत्रित करता है। यह विदेश नीति और विदेश मामलों को देखती है। भूमिका का वर्णन। कई प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्रियों एवं संविधान विशेषज्ञों ने कैबिनेट की भूमिका की, विशेष रूप से ब्रिटिश कैबिनेट की भूमिका की व्याख्या की है जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में सही है। इनमें से प्रमुख इस प्रकार है। रैमजे म्योर। यह राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील बताया है। ये स्टीयरिंग व्हील है।
जो प्रधानमंत्री के इशारे पे चलेगा। संसद। लोवेल, कैबिनेट राजनीतिक वास्तु का आधार है। सर जॉन मैरियट, कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। यह एक बड़ा निकाय है, इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल यह एक लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। इसमें मंत्रियों की तीनों श्रेणियां जैसे कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं व उप मंत्री होते हैं। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अतः यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है। यह सरकारी कार्य हेतु एक साथ बैठक नहीं करता, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है। यह एक निकाय की तरह है, यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करती है। इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं। इसे सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं परंतु कागजों में। ये वास्तविक रूप में मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग करती हैं और इसके लिए कार्य करती हैं। इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। यह मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। यह मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है। यह मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों की अनुपालन की देखरेख करती है। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में है। इसका आकार और वर्गीकरण संविधान में वर्णित नहीं है। इसके आकार का निर्धारण प्रधानमंत्री समय और स्थिति को देखकर करता है। यह ब्रिटेन में विकसित संसदीय व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय निकाय के रूप में वर्गीकृत है। हालांकि इसे विधायी मंजूरी प्राप्त है, अतः वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1952 में मंत्रियों को मंत्रिपरिषद का सदस्य बताया गया है, चाहे उसे जिस नाम से पुकारा जाए। उसमें उप मंत्री भी शामिल हैं। ऐसे संविधान के अनुच्छेद 352 में 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया, अतः यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं थी। अनुच्छेद 352 में इसकी व्याख्या यह है कि प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया, इसके कार्य व शक्तियों का विवरण नहीं दिया गया। दूसरे शब्दों में हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय परंपराओं पर आधारित है। यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है। ग्लाइड स्टोन, कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करता है और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। बार्कर, कैबिनेट नीतियों का चुंबक है। बेगेहाट, कैबिनेट हाइफन है जो कार्यपालक एवं विधायी विभाग दोनों के साथ जुड़ा होता है। सर आइवर जेनिंग्स, कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। यह ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करता है। एल एस एमरी, कैबिनेट सरकार को निर्देश करने वाला मुख्य उपकरण है। ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट की भूमिका इतनी सशक्त प्रतीत होती है कि रेमजे म्यूर इसे कैबिनेट की तानाशाही कहते हैं। अपनी पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड में भी लिखते हैं कि यह एक ऐसा निकाय है जो अत्यधिक शक्तिशाली है तथा इसका वर्णन सर्वशक्तिमान निकाय के रूप में किया जा सकता है। जब भी यह बहुमत द्वारा इस स्थिति को प्राप्त करती है, यह स्थिति प्रसार द्वारा प्राप्त अर्हक निरंकुशता जैसी होती है। यह निरंकुशता पिछली 2 पीढ़ियों की तुलना में अधिक पूर्ण है। यह विवरण भारतीय संदर्भ में भी काफी हद तक सही है। आंतरिक या किचन कैबिनेट, यह कैबिनेट 15 या 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर बनती है। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था है होती है। आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट कहलाने वाला यह छोटा निकाय
सत्ता का प्रमुख केंद्र है, संप्रमुख केंद्र बन गए हैं। इस अनौपचारिक निकाय में प्रधानमंत्री अपने 2 से 4 प्रभावशाली पूर्ण विश्वासी सहयोगी रखते हैं, जिनसे वह हर समस्या की चर्चा करता है। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक मुद्दे पर सलाह देते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करते हैं। इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अपितु इसके बाहर के भी, जैसे प्रधानमंत्री के मित्र व पारिवारिक सदस्य भी शामिल होते हैं। जैसे इसमें ले सकते हैं अमित शाह वगैरह। भारत में प्रत्येक प्रधानमंत्री की एक आंतरिक कैबिनेट होती है, एक घेरे के अंदर घेरा। इंदिरा गांधी के जमाने में आंतरिक कैबिनेट अति शक्तिशाली थी, जिसे किचन कैबिनेट भी कहा जाने लगा। प्रधानमंत्री ने आंतरिक कैबिनेट संविधानेतर का आश्रय निम्न कारणों से लिया। यह एक छोटा अंग है और निर्णय लेने के मामले में कैबिनेट के विशाल आकार से अधिक प्रभावशाली है। इसकी बैठकें होती रहती हैं और यह सरकार के कार्यों को बड़ी कैबिनेट की अपेक्षा अधिक तत्परता से निपटती हैं। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों के मुद्दों पर निर्णय लेने में गोपनीयता बरतने में सहायता करती है। हालांकि इसके कई दोष हैं। यह एक उच्चतम निर्णय करने वाले अंग के रूप में कैबिनेट के महत्व व अधिकारों को कम करती है। बाहरी व्यक्तियों को इसमें प्रवेश और सरकार के कार्यों में उनकी प्रभावशाली भूमिका कानूनी प्रक्रिया को उलझा देती है। आंतरिक या किचन कैबिनेट का सिद्धांत, जहां पहले से तय निर्णय को कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, भारत में अनोखा नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन में यह प्रचलन में है तथा सरकार के निर्णय को प्रभावित करने में काफी शक्तिशाली है। मंत्रिपरिषद संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में। अनुच्छेद 74, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना। 75, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। 77, भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन। 78, राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व। मंत्रिमंडलीय समितियां, कैबिनेट कमेटी। मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताएं। मंत्रिमंडलीय समितियों की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, अपने प्रादुर्भाव में ये समितियां गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर हैं। दूसरे शब्दों में, इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, तथापि कार्यों, नियमों और रूल्स ऑफ बिजनेस में इनकी स्थापना के लिए कहा गया है। ये समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी तथा तदर्थ है। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं, जबकि तदर्थ अस्थायी प्रकृति की। तदर्थ समितियों का गठन समय समय पर विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। प्रयोजन पूरा होते ही इन्हें विघटित कर दिया जाता है। ये समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की अनिवार्यता तथा परिस्थिति की मांग के अनुसार गठित की जाती हैं, इसलिए इनकी संज्ञा तथा गठन समय के साथ बदलता रहता है। इनकी सदस्य संख्या 3 से 8 तक हो सकती है। सामान्यतः इनके सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, तथापि गैर कैबिनेट मंत्री इनकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होते, केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। इन समितियों में मामले से जुड़े मंत्री ही नहीं, बल्कि वरिष्ठ मंत्री भी हो सकते हैं। समितियों के प्रमुख प्रायः प्रधानमंत्री होते हैं। कभी कभी गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी इनकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन यदि किसी समिति में प्रधानमंत्री सदस्य हो तो अध्यक्षता वही करते हैं। समितियां न सिर्फ मुद्दों का हल तलाशती हैं और मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव बनाती हैं, बल्कि निर्णय भी लेती हैं। हालांकि मंत्रिमंडल इनके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। समितियां मंत्रिमंडल के कार्यों की अधिकता को कम करने के लिए सांगठनिक युक्ति की तरह है।
ये नीतिगत मुद्दों का गहन अध्ययन करती हैं तथा प्रभावकारी समन्वय स्थापित करती हैं। ये श्रम और प्रतिनिधिमंडल के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। मंत्रिमंडलीय समितियों की सूची 1994 में निम्नलिखित 13 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत थी। पहला, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। प्राकृतिक प्रकोपों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। संसदीय मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। देश निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। औषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। नशीली दवाओं के सेवन पर नियंत्रण से संबंधित कीमतों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडल समिति। व्यापार एवं निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। व्यय के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। आधार संरचना के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। वही इसमें देखें कैबिनेट मंत्री में जो होता है 2013 में निम्नलिखित 10 समितियां अस्तित्व में थी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल, कीमतों के लिए मंत्रिमंडल, राजनीतिक मामलों के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, सुरक्षा के लिए विश्व व्यापार संगठन के मामलों के लिए मंत्रिमंडल, निवेश के लिए मंत्रिमंडल, यूआईडीआई के लिए मंत्रिमंडल, संसदीय मामलों के लिए मंत्रिमंडल, आवास के लिए मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2014 को मंत्रिमंडल की 4 स्थायी समितियों की समाप्ति की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बयान में कहा कि प्राकृतिक प्रकोपों के प्रबंधन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, जिसे समाप्त भी कर दिया गया है, का कार्य कैबिनेट सचिव के अधीन गठित समिति करेगी। जब कभी प्राकृतिक प्रकोप होती हैं, कीमतों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति के कार्य आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति करेगी। उसी प्रकार विश्व व्यापार संगठन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का कार्य भी आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति करेगी और अगर जरूरी हो तो पूरा मंत्रिमंडल इस मामले को देखेगा। विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लिए मंत्रिमंडलीय समिति के विषय में कहा गया है कि इस बारे में महत्वपूर्ण निर्णय पहले ही लिए जा चुके हैं और शेष विषय आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडल समिति के समक्ष लाए जाएंगे।